नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और हम आज बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 8 के पाठ 9 के बारे में, जिसका नाम है जंतुओं में जनन। अब जंतुओं में जनन शुरू करने से पहले हम कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लेते हैं कि ये चीज़ें ज़रूरी क्यों हैं, इनके बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। क्योंकि जब हम अगर आप किसी बड़े वैज्ञानिक या किसी भी एक जो जीव वैज्ञानिक होता है उनकी बातें सुनेंगे तो वो आपको एक चीज़ के बारे में बताएंगे कि किसी भी हमें बने रहने के लिए, प्रजाति को बने रहने के लिए विकास की निरंतर जरूरत होती है। विकास मतलब चीज़ों का उत्पन्न होना। एक चीज़ है, जैसे हम अब क्या करते थे, हम पहले क्या नॉर्मल जंगलों में रहते थे पहले आदिवासी, फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने चक्के बनाना स्टार्ट किया, फिर आग की खोज हुई, फिर उन्होंने घर बनाना शुरू किया, फिर उन्होंने अपनी जो है खेती करना स्टार्ट किया, फिर उसके बाद मशीनें बनाना स्टार्ट किया। और आज हम जिस युग में हैं वहाँ पर क्या है, हमारे पास में डिजिटल सब कुछ है। आप ऑनलाइन क्लासेस देख रहे हैं, मतलब एक ज़माने में ऐसी कल्पना भी नहीं की होगी किसी ने कि ये सब चीज़ें भी होंगी। लेकिन आज सब चीज़ें क्या है, ये सब चीज़ें आज पॉसिबल हो गई हैं क्योंकि हमने निरंतर विकास को चुने रखा है, विकास को बनाए रखा है। अब अगर कल्पना कीजिए कि अगर मुर्गियाँ अंडा देना बंद कर दे तो क्या होगा। सोचिए, अगर जो हम मतलब मानव है, जैसे औरतें बच्चे जन्म देती हैं, अगर औरतें बच्चे जन्म देना बंद कर दे तो क्या होगा। सृष्टि, हमारा जो पृथ्वी है उसके ऊपर क्या होगा, जीवन खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जो जीवन की ये प्रक्रिया है, जो जनन की प्रक्रिया है, बच्चों को जन्म देना, ये भी किसका उदाहरण है, एक विकास का उदाहरण है। तो इस चीज़ को बने रहना बहुत जरूरी है कि निरंतर मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का जनन बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है हमारे मानव विकास के लिए, हम पृथ्वी पर हमारा जीवन या फिर हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उनको बनाए रखने के लिए। तो आज हम उसी जनन के बारे में बात करेंगे कि ये होता कैसे है, कि बच्चे कैसे जन्म लेते हैं, और उसके अलावा जो मुर्गियाँ होती हैं उनमें अंडे कैसे होते हैं, मेंढक कैसे होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो इस चीज़ को समझिए कि एक हम मजाकिया तौर पर अलग चीज़ है, लेकिन जो सृष्टि है उसको बचाए रखने के लिए जनन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं हमारा लेसन आज का। तो सबसे पहले बात करते हैं जनन की विधियाँ। जनन की दो विधियाँ होती हैं मेनली। पहली होती है एक, जैसा कि अब हम देखते हैं, आप आसपास में देखते हो अपने कि कुछ जनन कैसे होते हैं जिसमें क्या होता है कि आपके जो होता है एक नर एक मादा, मतलब एक पुरुष एक स्त्री, दोनों का होना किसी नए बच्चे को जन्म देने के लिए। जैसे कि हम इंसान जब जन्म लेते हैं तो हमारे लिए हमें जन्म देने के लिए एक स्त्री और एक पुरुष का होना इम्पोर्टेंट होता है। पुरुष के जो स्पर्म होते हैं वो स्त्री के अंडाशय से जब अंडों से मेल खाते हैं, मिलते हैं, निषेचन होता है, तब जन्म होता है। उन विधियों को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं लैंगिक जनन, जिसके अंदर मादा और पुरुष जो है दोनों का इन्वॉल्व होते हैं, दोनों की मदद से जन्म होता है। इसके अलावा कुछ ऐसे जनन होते हैं जो कि एक ही जैसे या फिर नर या फिर मादा सिर्फ वही उस जनन को कर सकते हैं। जैसे एक कोशिका का दो कोशिकाओं में बंटना, उसमें एक ही अमीबा होते हैं, कुछ मुकुल, मतलब कुछ ऐसी विधियां होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं अलैंगिक जनन। क्या हुआ, दो जनन हुए जिसमें नर और मादा दोनों की जरूरत पड़ती है, उसे हम बोलते हैं लैंगिक जनन। और दूसरा हुआ आपका अलैंगिक जनन। तो आज हम अभी के लिए हम बात करते हैं लैंगिक जनन के बारे में। तो इसके अंदर मेनली हमारे पास जो लैंगिक जनन है उसमें जैसा कि हमने बात की कि नर और मादा दोनों के इन्वॉल्व होना जरूरी होता है। तो उसके अंदर क्या होता है कि मादा के अंदर कौन से भाग होते हैं, नर के अंदर कौन से भाग होते हैं जो जनन करवाते हैं। तो जो नर के होते हैं, नर के अंदर जो जनन भाग होते हैं, जो उसका शिश्न होता है, उसके अंदर से हमें क्या मिलते हैं, स्पर्म मिलते हैं। हमें स्पर्म जो होते हैं वो एक तरीके से जो स्त्री होती है, जो मादा होती है, उसके जो है अंडे पैदा करती है वो, तो अंडों के ऊपर स्पर्म का बनना। इस बात को समझिए कि जो मादा होती है उससे क्या मिलते हैं, उससे मादा के अंडे और नर के स्पर्म। तो इस चीज को देखिए कि मादा के जो युग्मक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अंडाणु, और जो नर के युग्मक होते हैं उन्हें हम बोलते हैं शुक्राणु। तो अब शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं। वो दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं और बनाते हैं युग्म जनन। अब जो मादा के अंडाणुओं का विकास होता है, जो अंडाणु बनते हैं वो किस में बनते हैं, अंडाशय में बनते हैं, और अंडाशय से बनने के बाद वो अंडवाहिनी में आते हैं।
अंडवाहिनी में क्या होता है फिर जो नर के शुक्राणु होते हैं वो उनसे मिलते हैं और फिर उनका मिलने के बाद क्या होता है वहां पर युग्म जन बनते हैं। अब युग्म जन जो होता है वो कैसे होता है, वो आपका होता है जब बच्चा जो होता है वो स्टार्टिंग में तैयार होता है, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी एक कोशिका बनती है जो वो होती है युग्म जन। अब देखिए युग्म जन में क्या होता है, स्त्री और पुरुष दोनों में से निकले हुए जो होते हैं आपके युग्मक होते हैं, इसलिए जो नया बच्चा पैदा होगा, जो नई संतान पैदा होगी, उसके अंदर कुछ ना कुछ गुण क्या होंगे अपने जो है पेरेंट्स, अपने जो माता पिता के होते हैं वो होते हैं। आपने जो बच्चे देख लोगे आप खुद आपके अंदर कुछ गुण अपनी माता के हैं, कुछ गुण अपने पिता के हैं। तो इसलिए क्या होता है कि वो किस कारण होते हैं, क्योंकि उन्हीं के ही जो युग्मक से आप बने हुए हो। तो इस तरीके से उन युग्म जन में क्या होता है, कुछ ना कुछ लक्षण आ जाते हैं जो पीढ़ी होती है उस जो आपकी पूर्वज होते हैं उनके, तो उनको हम जो अनुवांशिक गुण के बोलते हैं वो होता है। देखिए ये जो अंडाणु होता है माता का और यहाँ पर उसका क्या होता है, ये कोशिका है, कोशिका का आपको पता है, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक होता है और केंद्रक, और यहाँ पर ये है जो कोशिका झिल्ली, ये सारे के सारे इसके अंग होते हैं। अब यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर जो होता है शुक्राणु क्या करता है, यहाँ पर आगे के मिलता है या यहाँ पर अटैक करता है जो केंद्रक होता है वहां पर, और फिर उससे जो होता है उसको हम बोलते हैं निषेचन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, निषेचन प्रक्रिया। निषेचन प्रक्रिया, अब देखिए यहाँ पर निषेचन प्रक्रिया तक आप समझ गए। निषेचन प्रक्रिया हो गई मतलब के जो है नर का युग्मक मिल चुका है मादा युग्मक से। अब इसके अलावा इसमें आगे क्या होता है, फिर होता है भ्रूण जो होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, भ्रूण। यहाँ पर बच्चा जो होता है, यहाँ पर जो होता है शिशु जो होता है, बच्चा जो होता है वो क्या होता है, वो बनना स्टार्ट कर देता है। अब इसको ये सारा काम होता है मादा के अंडवाहिनी में। अब मादा के अंडवाहिनी से फिर जो ये होता है, ये जो निषेचन होने के बाद ये जो हमारा जो युग्म जन है हमारा, वो युग्म जन फिर कहाँ पर जाता है, वो जाता है अंडाशय में, माँ के अंडाशय में। और माँ के अंडाशय में क्या होता है, सारे की सारी बाकी प्रक्रियाएं होती हैं बच्चा पैदा होने, मतलब कि बच्चा फिर उसके बाद एक कोशिका होती है, फिर 2, 3, 4 हजारों लाखों कोशिकाएं होती हैं, और उन लाखों कोशिकाओं को फिर उत्तक बनते हैं, फिर उत्तकों से अंग बनते हैं, और फिर इस प्रकार से क्या बनता है, एक पूर्ण भ्रूण बन जाता है। और फिर उसका क्या होता है, जो डिलीवरी हो जाती है और फिर बच्चा इस तरीके से पैदा होता है। अब इसमें दो चीजें और हैं, एक होता है बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन जो था, बाह्य निषेचन जो होता है, जो जैसे कि आपने अंडे जो मेंढक के अंडे होते हैं, आपने बारिश में कई बार क्या होता है, बारिश में तालाब वगैरह के ऊपर आपने हल्की सी ग्रीन रंग और फिर उसके बाहर हल्की सी सफेद पट के कुछ जैसे अंडे नुमाकार देखे होंगे, वो एक्चुअली में क्या होता है, वो जो होते हैं मेंढक मादा मेंढक के अंडे होते हैं। उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर भी वहीं से ही बाहर से ही जो नर मेंढक होते हैं वो अपने शुक्राणु छोड़ते हैं, और फिर वो मेंढक शिशु जो होते हैं वो मेंढक का रूप लेते हैं। अब ऐसे निषेचन को जो शरीर से बाहर हो उसे हम बोलते हैं बाह्य निषेचन, और जो शरीर के अंदर हो, जैसा कि नॉर्मल जो ह्यूमन जो मानव के शरीर में होता है, जो आपके भेड़ बकरी हो गई, भेड़ हो गई, आपके जो गाय भैंस होती हैं उनके शरीर के अंदर होता है, ऐसा निषेचन जो शरीर के अंदर हो उसे हम बोलते हैं आंतरिक निषेचन।